हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं आपका भाई प्रदीप फिर से स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल PRGS क्लासेस पे। जैसे कि हम पहले पढ़ते आ रहे थे, हमारा राज्य की नीति निर्देशक तत्व DPS के बारे DPSP के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम उसके जो नेक्स्ट आर्टिकल्स थे, हम आज उन पर चर्चा करने वाले हैं और उनको सही से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के नया टॉपिक। जो हमारा टॉपिक था वो था राज्य राज्य के राज्य की नीति नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, DPSP। ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो एक मिनट, क्या बोलते हैं, DPSP। तो हमने इसके जो पहली वीडियो में हमने जो हमारे जो आर्टिकल्स थे, जो 36, 37, 38, हमने उस वाली वीडियो हमने चर्चा कर लिए थे। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल्स हैं, हम आज उनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इन आर्टिकल्स में क्या क्या दिया गया है। आपको मैं जब ये पहली वीडियो में बताया था मैंने कि ये जो DPSP होता है, राज्य व्यवस्था, और ये जो होता है राज्य नीति निर्देशक, हर जगह हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंटर का एग्जाम हो। हर जिस भी एग्जाम में पॉलिटी का सेक्शन आता है, उस सेक्शन में मौलिक अधिकारों और DPSP से हमेशा ही सवाल पूछे जाते हैं, हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो इसी के हिसाब से आपको चैप्टर को पढ़ना है और बढ़िया से पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं वो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 39, 39A, ठीक है, 40, 41 और 42। आज हम इतने आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करने वाले, क्योंकि इतने ही आर्टिकल्स कम से कम आधे घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो फिर इससे आगे ही पढ़ाऊंगा तो 1 घंटे की ज़्यादा हो जाएगा। तो आज हम इतने ही आर्टिकल्स इस वीडियो में देखेंगे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो बचे हुए आर्टिकल्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 39। हमारा जो आर्टिकल 39 है वो एक बहुत बड़ा और विस्तृत आर्टिकल है, कह सकते हैं बहुत ही बड़ा आर्टिकल। इसी छोटे से आर्टिकल्स में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं, उन सब बातों को मैं पहले लिख देता हूँ, फिर आपको एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जिसमें जो बातें हैं उनमें 4-5 बातें दी गई हैं, 3, 4, 5। पहली जो है, पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य। ठीक है, आपको वैसे जो मैं लिख दूंगा उससे आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल में क्या दिया गया है, पर मैं फिर भी इसको बाद में लिखने के बाद में एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप पहले लिख लीजिए, मैं भी लिख देता हूं। ठीक है, दूसरा, भौतिक संसाधनों का समान वितरण। ठीक है, तीसरा है संसाधनों का विकेंद्रीकरण। ठीक है, चौथा है और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, और 5वां है हमारा कार्य को जो 5वां है हमारा, एक मिनट में, 5वां था हमारा, पहला हो चुका है पुरुष स्त्री के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, भौतिक संसाधनों का समान वितरण, संसाधनों का विकेंद्रीकरण, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, और 5वां है
1 मिनट 5 हुआ है। कार्य का क्या था 5वां, यही है कार्य का। हाँ, नहीं कार्य का ऐसे नहीं लिखते, इसे लिखते हैं, हम लिख सकते हैं 1 मिनट 4 हो चुके हैं। एक पुरुष स्त्री वाला हो चुका, भौतिक संसाधनों का हो चुका है, पुरुष स्त्री वाला समान वेतन वाला हो चुका है, और 1 मिनट में इसको जरा देख लेता हूँ। याद आ गया, मैं लिख देता हूँ। जो ये है शारीरिक क्षमता, कार्य नहीं कराया चाहिए। ठीक है, कई बार हो जाता है भाई, नहीं याद आता पाता, आप भी जरा सही से रिवीजन करना, सही से इसके बाद पढ़ लेना। मैंने इसको थोड़ा सा आज कम पढ़ा था, तो इस वजह से मेरी याद नहीं आ रहा था, अब याद आ चुका है। तो ये इसके 39 हमारे 39 में ये बातें हमारी कही गई हैं। ये 5 बातें जो है हमारी 39 में दी गई है। और एक 6वीं बात और है इसमें, जो है बच्चों का शोषण और क्षमता का विकास। जो एक तो उनका शोषण से रक्षा करनी है, शोषण से संरक्षण, उनकी शारीरिक क्षमता का विकास हो। तो ऐसे ही कानून जो है राज्य सरकार को बनाने होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये जो है राज्य सरकार को अपने कानून में इनको इन्वॉल्व करना होता है कि इन्हीं कानून के अनुसार ही वे क्या राज्य जो सरकार होती है अपने कानूनों को बनाए, कुछ इन्हीं के आधार पर बनाए, ताकि एक राज्य का, एक सुदृढ़ राज्य का विकास हो सके, एक अच्छे राज्य का विकास हो सके। तो आर्टिकल 39 हमारा क्या कहता है, पुरुष स्त्रियों को समान कार्य, मतलब सभी, चाहे कोई भी कार्य है वो स्त्री को भी उसी समान प्रोसीजर के थ्रू मिलना चाहिए, और मेल को भी और पुरुष को भी, स्त्री को, दोनों को ही हर एक प्रत्येक कार्य करने का अधिकार जो है वो दिया गया है। दूसरा, भौतिक संसाधनों का समान वितरण, जितने भी भौतिक संसाधन हैं, ठीक है, उनका समान वितरण होना चाहिए। भौतिक संसाधन मतलब जमीन, ठीक है, आपके कोई भी चीज हो जो भौतिक है, भौतिक आप समझते होंगे जो छुआ जा सकता है, हर चीज का समान वितरण हो। ऐसा ना हो कि दूसरे पे ज्यादा है, उस पे ज्यादा है, ठीक है, या उस पे कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भौतिक संसाधनों का समान वितरण। जो संसाधनों का विकेंद्रीकरण ना हो, कि कुछ ही लोगों के, जैसे आज क्या है, कह सकते हैं कि कुछ संसाधन जो मालदार हैं उनके पास ज़्यादा है, कह सकते हैं उनके पास रिसोर्स ज़्यादा है, तो उन रिसोर्स को कम करने के लिए हमें कार्य करने की जरूरत है कि किसी भी एक व्यक्ति के पास सारे संसाधनों का एक्सेस ना हो, सारे संसाधन एक ही व्यक्ति के पास ना हो, उन्हें हर व्यक्ति के पास थोड़े थोड़े संसाधन होने चाहिए, सब में समान वितरण हो। एक ही व्यक्ति के हाथ में रहेंगे सारे संसाधन तो वो उसका दुरुपयोग ही करेगा, उपयोग सदुपयोग नहीं करेगा। तो इसलिए जो भौतिक संसाधन है उनका विकेंद्रीकरण। पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब अगर कोई व्यक्ति, अगर पुरुष वही कार्य करता है मजदूरी, और कोई एक स्त्री वही उस दिन पूरे दिन मजदूरी करती है, तो उन दोनों को समान ही कार्य के लिए समान ही वेतन मिलना चाहिए। अगर एक व्यक्ति रोड में मिट्टी डाल रहा है और साथ में स्त्री भी डाल रही है, स्त्री भी उतनी मिट्टी डाल रही है, पुरुष भी उतनी मिट्टी डाल रहा है, तो दोनों को ही समान कार्य के लिए क्या देना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये है, व्यक्ति की शारीरिक क्षमता से अधिक कार्य नहीं कराया जाएगा।
हमारे 39 में ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति की जो शारीरिक क्षमता है, हर व्यक्ति की आप समझ जानते होंगे कि हर एक कैपेसिटी होती है, हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अलग अलग होती है, उसी शारीरिक क्षमता के अनुसार उसे कार्य का हमें अलॉट करना चाहिए। यानी कि एक पतले से व्यक्ति को बहुत हार्ड कार्य दे दिया जाए या एक बहुत अच्छे हट्टे कट्टे व्यक्ति को छोटा सा काम दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से कार्य का बंटवारा किया जाएगा। 6वां क्या है, बच्चों का शोषण से संरक्षण, बच्चों का शोषण ना हो, क्षमता का, उनकी शारीरिक क्षमता का हम क्या करें, विकास करें। तो ये बात हमारी इनमें कही गई थी। ठीक है, और अब आर्टिकल हम 39 ये और देख लेते हैं, वो भी छोटा सा आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल 39 ए। इसमें समान न्याय की बात की है, समान न्याय। और एक बात बताना भूल गया मैं, ये जो 6 वाला जो आर्टिकल में जो पार्ट है, ये जो हमारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, और इसको भी हमारा कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। समान न्याय मतलब हर व्यक्ति को भारत में समान न्याय का अधिकार है। निःशुल्क न्याय सहायता जो राज्य सरकार है वो प्रत्येक व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को प्रोवाइड कराएगी ताकि उसे भी समान न्याय दिया जा सके। ठीक है, तो ये इसमें दिया गया था। और अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हमारा आर्टिकल 40 आता है, 41 वो देख लेते हैं हम। तीनों आर्टिकल एक साथ लिख देता हूं, फिर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, हमारा जो आर्टिकल 40 है वो आप सब जानते होंगे, ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, इसे हम गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित मानते हैं, एक गांधीवादी विचारधारा है। ठीक है, आर्टिकल 41 इसमें हमारा दिया गया है क्षमता, शिक्षा, बीमारी, क्षमता नहीं होगा, शिक्षा, बीमारी, वृद्धावस्था, शिक्षा, बीमारी, विकलांगता, आदि में आर्थिक, शैक्षिक, मदद पाने का अधिकार। ठीक है, और आर्टिकल 42 क्या कहता है, कार्य की मानवीय दशाएं। ठीक है, ये 4 आर्टिकल में ये बात हमारी जो है कही गई है। आर्टिकल 40 में क्या कहा गया है, ग्राम पंचायत की बात की गई है। बेसिकली जो हमारी ग्राम पंचायत है, कह सकते हैं कि जो नीचे का जो शासन होता है, आप सब जब जो गांव से उन्हें पता होगा, ग्राम पंचायत में एक प्रधान इलेक्ट होता है, तो एक जमीनी स्तर पर हमारे जो लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की जो एक कह सकते हैं व्यवस्था है, एक लोक प्रशासन है, तो उसकी जो बात की गई हमारे आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 41 में क्या क्या है, वृद्ध अवस्था में, अशिक्षा की स्थिति में, बीमारी में, विकलांगता, अगर आप विकलांग है तो उन्हें अधिकार है कि वो राज्य सरकार उनके लिए कुछ आर्थिक और शैक्षणिक मदद दे। उसमें हमारे 41 में ये क्या है। 42 में क्या कहा गया है, कार्य की मानवीय दशाएं। अगर कोई व्यक्ति कहीं कार्य कर रहा है तो वहाँ ऐसी दशा एक राज्य सरकार उत्पन्न करे कि एक व्यक्ति रह सके, ऐसा ना हो कि एक जानवर वाली अवस्था में उसे कार्य कराया जा रहा हो। एक मानवीय व्यवस्था का मतलब है कि वहाँ स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो, टॉयलेट की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, मतलब एक मानवीय जो एक मानव को चाहिए दिन प्रतिदिन की जो अवस्थाएं हैं वो हो, तो वो ही मानवीय अवस्था कही जाती है। ठीक है, तो इन सब की बातें इसमें की गई हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।